बिना गठबंधन के गठबंधन नहीं होता तो जय श्री राम के नारे क्यों लगते, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात क्यों होती, मुसलमान मरते रहे, मरकज पर जो जिस तरह से ताला लगवाया गया, मरकज में मौलाना साद को जिस तरह से बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के लोगों को जिस तरह से बदनाम किया गया। जब दिल्ली में दंगे हुए तो घर में केजरीवाल बैठा रहा, कह रहे थे कि नहीं आम आदमी की हवा है, और आम आदमी वाला जो हेड है वो ये कह रहा था, केजरीवाल कह रहा था भाई 230 सीट आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, पहली बार भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं लोगों को समझा रहा हूं इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी जीत कर आएगी। ये डराना नहीं है, डराना यह है कि जुल्म होगा। बात 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाई, ईवीएम से नहीं। दूध का दूध पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा कि मोदी जी कहां खड़े हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो लोग ये जानते हैं कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। इससे भी अलग हटके मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि देखिए चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है चुनाव में इलेक्शन कमीशन का, वो ये है कि चुनाव किस तरह से स्वतंत्र हो, साफ सुथरा हो, निष्पक्ष हो यानी, और पारदर्शी हो। सर क्या जिसकी सारी सच्चाई हर किसी को साफ साफ नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। जैसे कहते हैं न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक इसी तरह से चुनाव न केवल पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र होना चाहिए बल्कि साफ साफ दिखना भी चाहिए। जो कोई भी चाहे बिल्कुल उठा के देख ले, कहीं कुछ भी गंदगी उसमें नहीं हो। सर एक सवाल ये है, ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, अगर गुजरात में कांग्रेस जीत जाती तो क्या तभी माना जाता है कि ईवीएम सही है? देखिए जब तक आज की तारीख में मोदी वहां पर है या मोदी प्रधानमंत्री है, गुजरात में कोई दूसरी पार्टी जीत नहीं सकेगी। मैं समझता हूं अरुण जी, आपको याद होगा आपने मेरे से यह सवाल पूछा था जी, अगर आपको ध्यान हो, और चुनाव डिक्लेयर होने से पहले पूछा था जी। तकरीबन 3-4 महीने पहले, आप अपनी रिकॉर्डिंग सारी देखिए उसमें आपको मिलेगा। आपने सवाल पूछा था कि गुजरात में क्या होगा। आप तो गुजरात बहुत पहले से भी कवर करके आए, 6 महीने से कवर कर रहे हैं आप उसको जी। तो मैंने ये कहा था कि कोई कितना भी कोशिश कर ले गुजरात में बीजेपी ही जीत कर आएगी। तो आपने कहा सर कैसे? तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि जो गुजरात है वो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का गृह राज्य है और 2024 के चुनाव सर पे हैं। अगर 2024 के चुनाव से गुजरात में ही, चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी हार जाती है तो 2024 का चुनाव खत्म, उड़ जाएगा, बीजेपी आ ही नहीं पाएगी। तो फिर क्या माना? इसलिए बीजेपी चाहे जो करना पड़े, प्रधानमंत्री मोदी को मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं कि उन्हें चाहे जो करना पड़े, और जो भी चाहा उन्होंने किया भी। इसीलिए एक व्यक्ति जो उद्योग मंत्रालय में शायद एडिशनल सेक्रेटरी या कुछ था, उसको रात में उस आदमी ने जो है वीआरएस लिया और 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट भी पड़ी हुई है, आर्गुमेंट हो चुका है, बहस हो चुकी है, नतीजा आना बाकी। तो यहां से लेकर और जितनी भी सारी चीजें हैं, सो वो उनका गृह राज्य है, वहां हार का मतलब ही नहीं है, चाहे धरती आसमान एक करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, शाम दाम दंड भेद जो चीज इस्तेमाल करनी पड़े और की गई, वो नतीजे सामने हैं। इसलिए सो आप गड़बड़ी की बात कर तो जब तक वो है तब तक कोई और जीत नहीं सकता, उनकी नाक का सवाल। इस बार कोई इस तरह की खबरें नहीं आई कि ईवीएम पकड़ा गया, हैक हो गया, मशीन काम नहीं कर रही है, जैसे आमतौर पर कई बार कुछ टेक्निकल चीजें आती है। इस बार तो ऐसा कुछ होगा? तो ये सारी चीजों के विषय में ध्यान रखा गया होगा कि भाई ये जो खबरें आती हैं, ये सारी की सारी खबरें इस बार किसी भी हालत में बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई होगी, सारे प्रशासन और मीडिया सबको लगाया गया होगा। तो क्या माना जाए? सवाल एक बड़ा गहरा है, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए जी कि एक बड़ी खबर आ रही है कि 5 बजे के बाद काफी बड़ी संख्या में गुजरात में पोलिंग हुआ है, और एक खबर के हिसाब से तो वो 13% तक भी जा रहा है। तो कैसे हो गया? किसने अलाउ किया इतनी भारी संख्या में जो पोलिंग हुआ है? अगर वो वाकई में ईमानदारी से है तब तो एक अलग बात है, और अगर वो बेईमानी से है जिसकी पूरी संभावना है
तो तब क्या करेंगे आप? तो लगता है कि सब गोलमाल है। अरे हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं सब कुछ गोलमाल है, इनके राज में कुछ सही हो ही नहीं सकता। क्या बीजेपी परमानेंट मेजोरिटी की तरफ बढ़ चुकी है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, परमानेंट मेजोरिटी का तो सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, आप मीडिया के सारे साथी हैं, आप दिखाइए इस बात को। मैं तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी ये बात मुझे मालूम है, तो मैं प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूं कि आप एक बार 2024 का चुनाव आ रहा है ना, इस 2024 के चुनाव में आपकी तो प्रसिद्धि बहुत है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, दुनिया भर से आपकी जो है मतलब प्रशंसा के वो आ रहे हैं, आपको संदेश आ रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया आपको बड़ी प्रशंसा कर रहा है, आपके जलवे की जो है बात कर रहा है। आपका इतना जलवा है, इतना प्रसिद्धि है आपकी, आप इतने विख्यात हैं, लोग इतना पसंद करते हैं आपको। एक बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाई, ईवीएम से नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा ये मोदी जी कहां खड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है आप करेंगे नहीं। सर एक सवाल, क्योंकि आप झूठ में जीते हैं, सच आपके बस की बर्दाश्त कर सर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो अपनी हार को पचा ही नहीं पा रहा है, वो यही नहीं समझ रहा है कि हमारी गलती का वो ईवीएम के ऊपर डाल दे रहा है, वो अपनी जो अंदर की जो खामियां है उसको नहीं पहचान पा रहा है। नहीं, विपक्ष नहीं। हाँ, विपक्ष कौन सा बोल रहा है? ईवीएम के विषय में कौन बोल रहा है बताओ? ईवीएम के विषय में मैं बोल रहा हूं ना। ईवीएम के विषय में कौन सा विपक्ष बोल रहा है? तो आप कह सकते क्या कांग्रेस पार्टी बोल रही है? तो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया गुजरात में। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को जो भी वोट मिला है, जितना भी मिला है, आपके सामने है सारी चीजें। क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि विपक्ष पूरी तरह से लगभग मर चुका है। क्यों नहीं सवाल उठाता है विपक्ष? ईवीएम के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाता है? कई लोग कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाना चाहिए इसके लिए। किसमें? कौन सी कोर्ट में? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मसला नहीं है भाई। मैं अरुण जी बार बार कह चुका हूं कि हमारा भारत का यह आंतरिक मसला है। आप चुनाव कैसे करा रहे हैं, आपकी अपनी व्यवस्था है, आप अपने ढंग से कराइए, ये सभी है, ठीक है ना। ये दो देशों के बीच को झगड़ा नहीं है, या दो देशों से अधिक देशों के बीच का कोई झगड़ा नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जा नहीं सकता। अगर लोगों को यह गलतफहमी है तो गलतफहमी को दूर कर लें। कई लोग इस तरह की बातें सोच रहे हैं। हाँ, तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं, जो लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, वो दोनों ही ना समझ हैं, उन्हें करेक्शन कर लेना चाहिए। ये दो देशों के बीच का मसला नहीं, आंतरिक मामला है भारत का। इसलिए केवल हम ही इसको सुलझा सकते हैं, देश को ही सुलझाना पड़ेगा। संसद सुलझाए या सुप्रीम कोर्ट सुलझाए। कहां रहता है दुनिया का सबसे शेर? कहां रहता है आदमी है जंगल? शेर कहां रहता है? तो अपने निवास पे जाना चाहिए उन्हें। ये राजनीति, ये समाज शेरों के लिए। शेर कौन है? जानवर ही तो है। सर मोरबी मिसाल दिया जाता है। निशान क्या दिया जाता है भाई? जो आप देखिए कि इसमें तो लोगों के बैठने की जरूरत है। सर लेकिन मोरबी जहाँ पुल हादसा हुआ था वहां से बीजेपी बहुत अंतर से जीती है। बिल्कुल, इसको कैसे देखेंगे सर? नहीं, मैं तो बता दिया सारी चीज को। मैं जैसे देख रहा हूँ, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता तो सारी चीजें पता लगती। जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है तो उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे मोरबी हो, चाहे आदिवासियों का इलाका हो, चाहे सौराष्ट्र का इलाका हो, चाहे कच्छ का इलाका हो, चाहे जो भी इलाका हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर अभी आपने कहा कि मोदी जी लोगों को डरा रहे हैं, तो लोगों को तो आप भी डरा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ नहीं, तो मैं नहीं डरा रहा, मैं लोगों को समझा रहा हूं। नहीं, बात तो मैं डरा नहीं रहा, आपको लग रही है, अगर आपको लग रही है ये बात। कि मैं लोगों को समझा रहा हूं, इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी जीत कर आएगी। ये डराना नहीं है, डराना यह है कि जुल्म होगा। मैं अगर ये बता रहा हूं सच्चाई कि ईवीएम से होगा, तो क्या मैं लोगों को मतलब जुल्म और अत्याचार? तो सर ईवीएम से तो क्या नाम है, हिमाचल में भी हुआ, ईवीएम से एमसीडी में हुआ, ईवीएम से जो है क्या नाम है राजस्थान में भी हुआ है। वहां आप क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना, हम बोल तो रहे भाजपा की हैं सरकार कि बननी चाहिए। गुजरात गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वो उनकी नाक का सवाल है, वो उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। वहां बेईमानी करनी है। अगर आप कर रहे हैं तो आप बताते क्यों नहीं कि आप दो राज्यों में हार गए? आप दिल्ली में हार गए एमसीडी चुनाव जस्ट लाइक एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव, उससे कम नहीं है। लेकिन सर कड़ी टक्कर दी है, बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। कोई कड़ी टक्कर नहीं, 104 आई है, काहे की कड़ी टक्कर? सम्मानजनक हार है, सम्मानजनक। हाँ, वो हार को कैसी भी कह लो, सम्मानजनक कह लो, अपमानजनक कह लो, जैसी भी चाहो कह लो, हार तो हार ही है भाई, समझे ना जी। और आप हिमाचल प्रदेश में जो हारे हैं
उसका क्या करेंगे आप? 1% वोट मोदी का चाह जादू रहे हैं, अगर चलना है तो 1% वहां क्यों वोट नहीं चाह चला? रहे हैं सर। एमसीडी में क्यों नहीं चला मोदी का जादू? गुजरात में ही चला। क्यों? गुजरात नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है। 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के। अगर उससे पहले गुजरात में प्रधानमंत्री हार जाते हैं, बीजेपी हार जाती है, तो निश्चित रूप से इतनी बुरी हार। तो सर प्रधानमंत्री नाक बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? नहीं, क्यों बचनी चाहिए? हम कह रहे हैं अगर आपके पास में इतना बड़ा बहुमत है, आप अपनी नाक की बात कर रहे हैं। भाई आपकी नाक से बड़ी तो देश की नाक है, तो प्रधानमंत्री देश की जनता की नाक है। है। तो आप उस चुनाव को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से कराइए। आप सर, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव आप उसको कराइए, और उसके बाद जो जनता का मत हो वो सिद्ध कर देगा कि किसकी नाक बचेगी और किसकी नहीं बचेगी। सर नाक का सवाल तो दिल्ली एमसीडी में भी था ना, 15 साल से बीजेपी थी, फिर एकदम से हार और यहां क्या हुआ? यह नाक कट गई। क्या हुआ? यहां नाक का सवाल था। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जहां तुम हार गए, दिल्ली में, राजधानी में तुम हार गए और हिमाचल में तुम हार गए, उसकी चर्चा नहीं है। जहां तुमने बेईमानी से इलेक्शन जीत लिया, तुम उसको कह रहे हो कि हमने बड़ा धुरंधर वाला काम कर दिया। अरे वो तो हमें मालूम था। मैंने तो बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा, मैंने तो बता दिया था बहुत पहले कि गुजरात में चुनाव जीत के आएगी। लोग कह रहे थे कि नहीं, आम आदमी की हवा है, और आम आदमी वाला जो हेड है वो ये कह रहा था, केजरीवाल कह रहा था भाई 230 सीट आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, पहली बार भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सर आम आदमी तो पार्टी डांस कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बन गई ना सर, केजरीवाल। सरकार बनने में और राष्ट्रीय पार्टी बनने में कोई अंतर है कि नहीं? उसी से सारे बना अनपढ़ रहे हो क्या? गंवार हो, सारी अकल जो काम बेच खाई क्या? सर आम आदमी पार्टी ने जो हवा भरी थी, और आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी कि भाई हम हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, इंसान से इंसान में हम भेद नहीं करते हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का भेद खुल गया है? वो भी उसी रास्ते पर है बीजेपी आरएसएस के, क्योंकि उसने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह चुनाव लड़ा और उसका उसके नुकसान भी झेलना पड़ा। तो क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है? इसको आप कैसे समझ रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है, ये सवाल लगातार पूछा जाता है। कई लोग कहते हैं छोटा रिचार्ज है आरएसएस का, कोई कहते हैं ये पढ़ा लिखा आरएसएस का नेता है, संघी है, पढ़ा लिखा अरुण संघी जी, है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए, 2-3 स्टेटमेंट आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक स्टेटमेंट तो केजरीवाल का ही था जी कि भाई मैं बनिया का बेटा हूं, धंधा करना तो जानता ही हूं। उस पर रवीश कुमार ने कहा था सरकार चलानी है, दुकान थोड़ी ना चलानी है। एक बात, लेकिन कहा जी। दूसरा, उसने ये कहा कि हमारा परिवार तो पुराना जनसंघी परिवार है। भाई केजरीवाल का स्टेटमेंट है। अब उसके बाद में जब आप जाते हो गुजरात में चुनाव लड़ने, तो आप कहते हो गणेश और लक्ष्मी का फोटो नोट पर होना चाहिए, गणेश और लक्ष्मी, और आप वही सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात करते हो, जय श्री राम के आप नारे लगाते हो। इसके बाद में आपका चेहरा जो दुनिया के सामने नंगा होगा, कुछ और चीज की जरूरत है क्या? वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। और जब मैं बता रहा हूं कि न्यूज 24 पर जब राजेश बादल जी कहते हैं कि जिस विशेष उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया आम आदमी पार्टी को, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। और आप देखिए, जहां जहां सीधा टकराव था कांग्रेस का और बीजेपी का, वहां पे आम आदमी का डाला गया, और विशेषकर मुस्लिम इलाकों में डाला गया। आम आदमी पार्टी अब दम भर रही है 2024 के लिए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं हरा सकती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को भी हरा सकती है। एमसीडी में हराया, तो कह रहे 24 के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है रणनीति शुरू कर दिया मोदी के खिलाफ। बिल्कुल मोदी के खिलाफ नहीं, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं कि आरएसएस के द्वारा आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गया है, और इसलिए खड़ा किया गया है कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं, उनके खिलाफ हैं, उनको हटाना चाहते हैं सत्ता से, उन लोगों के लिए एक विकल्प तैयार किया है आरएसएस ने आम आदमी पार्टी के रूप में, कि जो भैया इन्हें नहीं देते तो वोट इन्हें दे दो, ताकि हिर फिर के कोई भी बात हो, सत्ता आरएसएस के हाथ में ही रहे, परोक्ष रूप से सत्ता बीजेपी के हाथ में ही। लेकिन वो सब उसके लिए है। गठबंधन तो हुआ नहीं बीजेपी के साथ, किसका आम आदमी गठबंधन? पार्टी का गठबंधन तो भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन मिलकर नहीं सरकार है, बनाई। बिना गठबंधन के गठबंधन है भाई। ये आप जानते नहीं, आप समझ रहे हो सारी चीजें। दंगे में किसी की भी मदद नहीं की, और ताहिर हुसैन जो है उसको पूरी तरह से उसी को आतंकवादी बना दिया गया। क्या ये सब जानते नहीं है? क्या मुसलमान जानते हैं इस बात को? क्या दुनिया इस बात को जानती नहीं है? और ये जो स्थिति है कि जिस समय ये केजरीवाल का स्टेटमेंट था
कि शाहीन बाग का जो आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर मेरे पास में दिल्ली पुलिस होती तो मैं इस शाहीन बाग को 24 घंटे में खाली करा देता। हालांकि वो तो क्या उसका बाप भी नहीं करा सकता। मैं इन शब्दों में बोल रहा हूं सर अब कि जब सुप्रीम कोर्ट उसे खाली नहीं करा दिल्ली के सकी। मुसलमानों ने तो दिखा दिया ना, किसने? दिल्ली के मुसलमानों ने दिखा दिया, वीएमसीडी का चुनाव नहीं हुआ, दिखाया। PF ने नकार दिया। दिल्ली के मुसलमानों ने नहीं दिखाया। दिल्ली के मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या ने आज भी केजरीवाल को वोट दिया। वो किसकी समझ बात नहीं कर पा रहा रहे हूं? हैं, समझ जाएंगे सर। समझ कब समझेंगे? जब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तब समझोगे क्या?